कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हाँ, नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम गणित का सेट नंबर दूसरे का आज बताते हैं 822 MW का, सॉरी MX का, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 5 तक बता दिए गए थे। प्रश्न नंबर 6 से आइए देखते हैं। दिया है कि एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों ओर अर्धगोलाकार है। कह रहा है ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास दे दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक कह रहा है कि ठोस बेलनाकार है, यानी एक ठोस है जो बेलन के आकार का है। तो यह हो गया ठोस बेलन के आकार का। अब कह रहा है इसके दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है, तो दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा दीजिए। यह हो गया दोनों सिरे पर अर्धगोला। कह रहा है ठोस का कुल ऊंचाई, इस ठोस की पूरी ऊंचाई दे दिया, यानी यहां से लगाए यहां तक, दिया है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसके बेलनाकार भाग, यानी जो आपका बेलनाकार भाग है इसका व्यास दे दिया है, यानी यह पूरा व्यास दे दिया है इसका 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या देखिए हम निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3.5 इसकी त्रिज्या। तो वही 3.5 इधर भी होगा, 3.5 उधर निकल जाएगा, यानी यह भी आपका 3.5 त्रिज्या जब है तो यह इधर भी हमारा 3.5 हो जाएगा, यानी 3.5 इधर से निकल जाएगा, 3.5 इधर से, बीच वाला भाग पूरा आपका 20 दिया है तो 3.5 यानी 7 निकल जाएगा। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपका हो जाएगा 20 - 7, यानी हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, यानी बेलनाकार वाले भाग की ऊंचाई हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। अब इस पूरे ठोस का कह रहा है कि कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारा देखिए इसमें पहले लगा है इसमें अर्धगोला। पहले देखिए बेलन है तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई देखिए हमारा हो जाएगा 20 - 7 बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या दे दिया है तो लिखेंगे बेलन का व्यास पहले दिया है, यहाँ पर व्यास दे दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, व्यास का आधा हो जाता है, यानी 7/2, यानी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा आपका। अब देखिए बेलन का हमारा ऊंचाई पता चल गया, इसकी त्रिज्या पता चल गया। अर्धगोला इधर है, अर्धगोला इधर है, यानी 2 हमारे अर्धगोले लगे हैं। अब गोले का त्रिज्या दे दिया है, गोले की त्रिज्या भी जितना बेलन की त्रिज्या उतना ही होगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल लेंगे इस ठोस का आयतन। तो लिखेंगे ठोस का आयतन। अब ठोस में देखिए आपका बेलन लगा है, दोनों तरफ अर्धगोले लगे हैं, तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले, यानी इधर एक अर्धगोला एक उधर है, तो अर्धगोला 2 अर्धगोला। तो बेलन का आयतन होता है आपका πr² × h, और प्लस इधर 2 है। अर्धगोले का होता है आपका, पूरे गोले का 4/3, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 πr³। अब यहाँ इसके साथ हम गुणा कर देंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर हो गया π²h, और यहाँ 2 दूनी हो जाएगा 4/3 πr³। अब इन दोनों में से हमें r² कॉमन मिल सकता है और पाई, तो हम πr² कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पर h, यहाँ बच जाएगा आपका 4/3, पाई निकल जाएगा, r² निकल जाएगा, r बच जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम पाई का मान दिया है आपका कि 22/7 रख देना है, तो हम रख देंगे 22/7।
7 और त्रिज्या आर आपका निकल गया, देखिए 7/2। हम यहाँ पर 7/2 लिख सकते हैं, गुणे यहाँ भी आर के जगह पर लिख सकते हैं 7/2। ऊंचाई यानी बेलन की जो ऊंचाई आपका 13 दिया है और प्लस हो जाएगा 4/3। त्रिज्या यहाँ भी हम रख देंगे 7/2। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा। अब 11 सतह हो जाएगा आपका 77 बटे का हो जाएगा 2। यहाँ देखिए अगर हम 2 से इसको काट दे, 2 दूनी 4 और ऊपर हो जाएगा हमारा 13 प्लस 7 दूनी हो जाएगा 14/3। लघुत्तम निकाल लिया जाए तो यहाँ हो गया 77/2 और लघुत्तम निकालेंगे 3 हो जाएगा। 3 से इसमें भाग देंगे तो 13 तियाँ 39 और प्लस हो जाएगा आपका 14। दोनों को जोड़ दिया जाए, यह हो जाएगा आपका 77/2 और कोष्ठक में हो जाएगा 3 और 5 53/3। यह हो जाएगा आपका गुणे में। चलिए 77 में 53 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 40 81 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6। 80 में हम 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 680.166। इतना हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब एक ख देखिए दिया है चित्र में, यदि OA डॉट कह रहा है OB बराबर OC डॉट OD है तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। इसे सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए दिया है हमारा OA गुणे OB बराबर दिया है OC गुणे OD। यहाँ देखिए हम इसका गुणे में है, तिरछा गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा OA और यहाँ पर आपका दिया है OC यानी यह आ जाएगा OC इधर आ जाएगा और यहाँ पर आपका देखिए है OD और यह आपका OB इधर चला जाएगा तो OB हो जाएगा। यानी देखिए यह भुजा इस भुजा के अनुपात और यह भुजा इस भुजा के अनुपात बराबर है, तो यह दोनों भुजाएं बराबर है तो हमारे यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे। यह भुजा बराबर है तो यह कोण आपस में बराबर होंगे। तो हो जाएगा आपका त्रिभुज ADO सर्वांशम होगा आपका त्रिभुज BCO, यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांशम हो जाएंगे। देखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण जब होगा तो यह कोण इसके एकांतर हो जाएगा, यानी कोण A हो जाएगा कोण C के बराबर तथा कोण D हो जाएगा कोण B के बराबर। यही प्रूव करना है। चलिए छठवें का ग देखिए, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कह रहा है 12 है। फिर कह रहा है अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो उस संख्या को बताना है। तो हम मान लेते हैं, माना संख्या में इकाई और दहाई होंगे, तो माना इकाई का अंक हो जाएगा आपका x और दहाई का अंक हमने y मान लिया। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12। अब इन दोनों अंकों को अगर हम जोड़ दिया जाए तो दोनों अंकों का योग कह रहा है 12। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब वह संख्या कह रहा है एक संख्या है, तो वह संख्या हम मान लेंगे, संख्या बराबर होता है आपका 10 दहाई प्लस इकाई, यानी हो गया यह 10। दहाई वाला देखिए आपका दिया है y, तो y हो गया और इकाई वाला दिया आपका x, तो वह संख्या यह हो गया। फिर कह रहा है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अब चलिए लिखते हैं अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या
तो देखिए ये अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, यानी x के जगह पे y हो जाता है, y के जगह पर x, तो हो जाएगा आपका 10, x यहाँ जाएगा तो 10x, और y यहाँ आपका चला जाएगा तो हो जाएगा y। तो अंकों को स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या यह हो गया। अब शर्त कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस y, प्राप्त संख्या दी गई संख्या, यानी पहले जो दी गई संख्या थी, दी गई संख्या से 18 अधिक है, से 18 अधिक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। हो जाएगा 10x प्लस दिया है y, इधर देखिए आपका हो जाएगा 10y और प्लस हो जाएगा x प्लस 18। x वाले को इधर कर दिया जाए तो देखिए आएगा तो इधर हो जाएगा 10x और x इधर आएगा माइनस में, इधर दिया है प्लस का y और 10y इधर आ जाएगा तो माइनस का 10y बराबर का बच जाएगा 18। घटा देंगे 10 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 9x, और यहाँ भी घटेगा तो माइनस हो जाएगा 9y बराबर 18। देखिए 9 से सभी कटने लायक हैं तो हम देखेंगे 9 से भाग, तो 9 से भाग देने पर 9 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, यानी ये हो जाएगा समीकरण 2। और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जोड़ने पर जोड़ देंगे तो हमारा दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है 12, और यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर 2। तो यह हमारा कट जाएगा, यह हो जाएगा 2x और 12 2 हो जाएगा 14, यानी काट देंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 7। अब x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका दिया है x प्लस वाई बराबर 12, तो x का मान दे दिया 7 प्लस वाई बराबर 12, यानी 7 उधर जाएगा तो y बराबर आपका आएगा 5। तो आपका संख्या बराबर हमने माना है, संख्या बराबर देखिए दिया 10y प्लस x, तो यहाँ हो गया 10y का मान आपका आ गया है 5 और प्लस x का मान आपका दे दिया है 7, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 पचे 50 और 7 57, यानी आपका आंसर हो जाएगा 57। चलिए छठवें का घ देखिए, दिया यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध करना है कि cos बराबर हो, cos कोष्ठक में b प्लस सी बराबर हो जाए माइनस cos a। तो यहाँ पर हमें देखिए कह रहा है त्रिभुज के अंतःकोण, तो हमें पता है कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश। अंतःकोण हमारा दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर हो 180 अंश। अब ये इधर धनात्मक है, इसको उधर भेज देते हैं तो इधर बच जाएगा b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस आपका हो जाएगा a। अब दोनों पक्षों में हम कास ले लेंगे, दोनों पक्षों में कास का गुणा करने पर, तो देखिए इधर हम कास का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कास b प्लस सी, और इधर कास का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कास 180 माइनस a। तो हमें पता है कि 180 में त्रिकोणमिति मान नहीं बदलते हैं, यदि कास होता है तो कास ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश यानी हमें पता है कि केवल साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं, कास हमारा क्या होता है ऋणात्मक। तो इधर हमारा दिया है कास b प्लस सी, और इधर हो जाएगा कास जो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, और हो जाएगा कास थीटा, थीटा के जगह पे ए दिया है ए, यही प्रूव करना है। चलिए प्रश्न नंबर 17 का देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल में कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक कर दिया जाए तो उसी यात्रा को वह 1 घंटा कम समय ही लेकर पूरा कर देती है। तो रेलगाड़ी का पूछ रहा है चाल क्या होगा, तो मान लेंगे हम, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किमी प्रति घंटा है, यानी सामान्य चाल उसका x किलोमीटर प्रति घंटा है,
और उसको दूरी जाना है 360 किलोमीटर। तो दूरी उसका दे दिया है 360 किमी। तो समय उसका कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो हो जाएगा दूरी आपका दे दिया देखिए 360 और चाल आपका दे दिया x, यानी इतना घंटा उसको सामान्य समय लगेगा। फिर कह रहा है यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक कर दिया जाए तो चाल में वृद्धि। तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि। देखिए पहले चाल x था, अब उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वृद्धि कर दिया जाता है। दूरी उतना ही जाना है, यानी दूरी इसके लिए भी उतना ही है। तो समय इसका हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी दूरी यह हो गया और चाल यह हो गया। तो इतना घंटा हो जाएगा। तो यह शर्त कह रहा है, शर्त से कह रहा है तो यह उसी यात्रा को में 1 घंटे का कम समय लेता है। यानी यह पहले जो था आपका समय अधिक लग रहा था, बाद में समय आपका कम लग रहा है। तो पहले वाले में से यदि बाद वाले से को समय को घटा दिया जाता है तो 1 घंटा का अंतर आता है। तो यह हो जाएगा 360 बटे x माइनस हो जाएगा 360 बटे x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 1 घंटा। यह शर्त कर रहा है। तो चलिए अब इन दोनों का हम लघुत्तम निकालते हैं। तो हो जाएगा x कोष्टक में x प्लस 5, x से x कट जाएगा, यह बचेगा, इसके साथ गुणा कर देंगे हो जाएगा 360x और 5 का गुणा करेंगे 5 शून्य 0, 5 6 30 के 0 हासिल 3, अब 5 3 15 3 18 1800 हो जाएगा। इससे कट जाएगा x का 36 में गुणा होगा तो 360x हो जाएगा, बराबर आपका दिया है 1। तो यह धनात्मक या ऋणात्मक कट जाएगा आपका, इसका तिरछा गुणा कर दिया जाएगा। तो इधर हो जाएगा हमारा 1800 और देखिए इसके हम गुणा कर देंगे इसके साथ गुणा करके तो हो जाएगा x पर स्क्वायर, x का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5x। इसको उधर कर लिया जाए तो माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5, माइनस हो जाएगा आपका 1800 बराबर हो जाएगा 0। अब चलिए 1800 का ऐसा खंड करिए कि 5 हो जाए। ये 45 गुणे 40 लिख सकते हैं। यदि 45 में से हम 40 को घटा दें, 45 में से 40 को घटा दे तो हमारा 5 बचेगा, इन दोनों का गुणा कर दे तो 1800 हो जाएगा। माइनस दिया 1800 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x पर स्क्वायर, 45 में x से गुणा होगा तो 45x माइनस दिया है 40 में x से गुणा होगा तो 40x माइनस दिया 1800 बराबर 0। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 45। इन दोनों में से हम 40 कॉमन ले लेंगे, 40 हो जाएगा x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 40 इसमें से निकल जाएगा तो 0 और इसमें भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा 45। हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 0। यह दोनों कोष्टक में एक समान है तो हो जाएगा आपका 45 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका x माइनस 40 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 45, तो यह नहीं होगा, यह हमारा मान हो जाएगा माइनस 45 और यह हो जाएगा x बराबर आपका 40, यानी यह आपका धनात्मक है। तो यह हो जाएगा रेलगाड़ी की सामान्य चाल। तो लिखेंगे रेल गाड़ी की सामान्य चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 17वें कक्षा में अथवा में देखिए एक समीकरण दे दिया है, इस समीकरण को कह रहा हल करिए। दिया 1/x प्लस 4 माइनस दिया 1/x माइनस 7 बराबर कह रहा है 11/3। कह रहा है x इज नॉट -4 एंड 7, यानी x का मान न तो -4 हो सकता है न तो 7 हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी हुई। तो चलिए हम इसका लघुत्तम लेंगे इधर। तो इधर हमारा दिया है x प्लस 4, एक क्वेश्चन में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा x माइनस 7। इससे भाग दिया जाएगा या कट जाएगा या बचेगा, इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 और माइनस का दिया है तो माइनस, इससे भाग दिया जाएगा या कट जाएगा या बच जाएगा, आपका हो जाएगा x प्लस 4 और बराबर आपका हो गया 11/30। देखिए दिया है यहाँ पर x माइनस 7
कोष्टक हटा देंगे x माइनस 7, दूसरे कोष्टक में का चिन्ह माइनस होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा -4 बटे में दिया है आपका x प्लस 4, गुणा कर देंगे इसके साथ x का x में गुणा करेंगे तो x पे स्क्वायर, 4 में x का गुणा होगा तो 4x, और 7 का x में गुणा कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 7x, 7 चौक हो जाएगा 28, बराबर आपका हो जाएगा 10/30। यहाँ देखिए धनात्मक ऋणात्मक कट जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा -11, और नीचे हो जाएगा आपका x पे स्क्वायर, और 7 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 3x, और माइनस का 28 बराबर हो जाएगा 11/30। 11 कम 11, 11 कम 11, तिरछा गुणा कर देंगे तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो x पर स्क्वायर -3x -28, और 30 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 30, यार माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा +30 बराबर हो जाएगा 0, घटा देंगे हो जाएगा x पर स्क्वायर -3x, और 30 में से 28 घटा देंगे बच जाएगा आपका 2, बराबर हो जाएगा 0। 2 का ऐसा खंड करना है 3 हो जाएगा तो x पर स्क्वायर हम लिख सकते हैं 2 + 1, x + 2 = 0। अब देखिए x का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x पर स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 2x, और माइनस का हो जाएगा x, और प्लस हो जाएगा 2 = 0। इन दोनों में से हमें x कॉमन मिल जाएगा तो x - 2, इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस गुणा माइनस, और यह दोनों कोष्टक में हमारे एक समान है तो एक कोष्टक में लिख लेंगे, दूसरे में हो जाएगा x - 1 = 0, तो x बराबर आपका 1 है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वें का ख देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है अब एक अन्य त्रिभुज की रचना उसमें कीजिए जिसकी भुजाएं, कह रहा है यह जो त्रिभुज बना है उस संगत भुजाओं के 3/5 गुनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका हम हल देखिए, पहले हमारा दिया है भुजा 5 सेंटीमीटर, तो हम एक रेखाखंड खींच देंगे 5 सेंटीमीटर, यह मान लीजिए ए बी हमारी भुजा है, यह 5 सेंटीमीटर का हो गया। और फिर ए से हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे, यह हो गया 6 सेंटीमीटर, और बी से हम 7 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे, यह हो जाएगा, और इसको हम मिला देंगे, यह हो गया आपका ए बी, यह आपका हो जाएगा सी। तो यहाँ देखिए यह भुजा आपका 6 सेंटीमीटर चाप का था, यह भुजा आपका 7 सेंटीमीटर चाप का था, तो यह हो गया। फिर कह रहा है यह त्रिभुज बनने के बाद आपको कह रहा है इसी भुजा के समान एक 3/5 गुनी वाला बनाना है, तो हमें देखिए अधिकतम हमारा 5 दिया है, तो हम बी से या तो ए से किसी में भी आधार में एक न्यून कोण खींच लेंगे और इस पर 5 चाप लगा लेंगे समान लंबाई के। तो यहाँ से रख के देखिए चाप हम लगाते हैं, पहला चाप लगा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से रख के दूसरा चाप लगाएंगे, इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा, इसी तरह पांचवा, यानी सभी के चाप के लंबाई समान होंगे, T4 T5, यानी 5 चाप लगा लेंगे, और नीचे जो भी रहता है हम उसको लास्ट से मिला देंगे, 5वां जो है हमारा मिला देंगे लास्ट से, यह हो जाएगा। अब कह रहा है ऊपर हमारा दिया है तीसरे पर, यानी तीसरा हमारा यह बिंदु है, यानी 5वें के समान हम तीसरे से खींचेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लंगड़ा प्रकार रख लेंगे और यहाँ से रख के इस तरह से एक छोटा सा चाप लगा लेंगे, जो चाप हम यहाँ लगाएंगे वही चाप यहाँ भी रख कर हम लगा लेंगे, ठीक। अब इस दूरी को लंगड़ा प्रकार से नाप लेंगे और वही दूरी यहाँ से, यहाँ जिस पर हम काटे हैं इसका चाप, इससे हमें रख कर इसी पर यह भी चाप लगा लेना है, जितना दूरी का यह है उतना ही दूरी का, और इस चाप को इससे होते हुए सीधे मिला देना है, यह हो गया। अब देखिए जो कोण आपका भी यहाँ से इस तरह से बना लेंगे, और यहाँ भी सेम उसी बिंदु से यहाँ से भी रख कर उसी तरह से बना लेंगे, और इस दूरी को नाप लेंगे और उसी दूरी को नाप कर यहाँ से भी हम चाप लगा देंगे और इसको सीधे आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यानी यह हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो पहले काटा आप इसको B' लिख सकते हैं, यहाँ जो काटा है C'। अब यह त्रिभुज जो है आपका 3/5 गुना हो गया। तो यही त्रिभुज जिस तरह से हमने बताया है आपको फर्स्ट सेट में रचना लिखने के लिए, उसी तरह इसमें भी हम रचना लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद अथवा में हमारा एक प्रश्न और दिया है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, यानी हम एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे।
मान लीजिए यह हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या जो हो गई वह 4 सेंटीमीटर का है। और फिर कह रहा है कि वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त है, यानी केंद्र हमारा एक ही है, इसी पर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त खींच लिया जाएगा। तो यह आपका हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, यानी यह जो हमारा था वह 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। यह जो हमारा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ जो हमारा यह है 6 सेंटीमीटर, यानी यह जो है हमारा पूरा 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि संकेंद्री वृत्त खींचिए और किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए, और इस जो हमारा बाहर वाला खींचा गया वृत्त, इस पर हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया बिंदु P, और यह केंद्र भाग इसका हो गया O। अब O और P से हम लंबार्धक खींचेंगे, यानी यहाँ से रखकर आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, फिर बिंदु P से रख के एक चाप लगा देंगे यहाँ, एक चाप यहाँ लगा देंगे, और इसको मिला देंगे इस तरह से। अब यह चाप वाला जो इस त्रिज्या वाला यह है, मध्य वाला त्रिज्या वाला, त्रिज्या को जिस बिंदु पर काटता है, इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से हम एक काल्पनिक वृत्त खींच लेंगे। यह हो जाएगा हमारा एक काल्पनिक वृत्त। अब काल्पनिक वृत्त अंदर वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटता है। एक बिंदु आपका ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा आपका B। अब P को हम B से मिला देंगे, P को A से मिला देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा। जिस तरह से हमने बनाया है इसी तरह से इसकी रचना भी हम लिख सकते हैं। तो यह आपका सेट नंबर 2 था।